इमेजिन करिए एक दिन आप सुबह सो के उठे और आपको पता चले कि आज आपके घर में पानी नहीं है। अब आप सोचिए कि आपका दिन कैसे निकलेगा, आप कैसे ब्रश करोगे, आप कैसे पानी पियोगे, आपके घर में कैसे खाना बनेगा, आप कैसे नहाओगे, आपके घर के कपड़े कैसे धुलेंगे। चलिए एक आध दिन की बात हो तो आदमी मैनेज भी कर ले, लेकिन मान लीजिए कि ये जो पानी की कमी है ये एक हफ्ते चल जाए। मान लीजिए आपके घर में पानी एक महीना ना है और मान लेते हैं कि आपके घर में एक साल तक पानी ना हो, तब आप समझ सकते हैं कि आप कैसे सरवाइव करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि पानी की इंपॉर्टेंस क्या है। ये कोई इमेजिनरी बात नहीं है, क्योंकि यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने ये कहा है कि 2050 तक आधे से ज्यादा दुनिया के जो लोग हैं वो वाटर स्कार्सिटी से जूझ रहे होंगे। इनके अनुमान के मुताबिक लगभग 2.14 बिलियन लोग जो हैं 2050 तक वाटर की स्कार्सिटी से जूझ रहे होंगे। सर वाटर स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? वाटर स्कार्सिटी का मतलब होता है जब पानी की जो सप्लाई है वो कम हो और डिमांड ज्यादा हो, तो इसे वाटर स्कार्सिटी कहते हैं। आप बोलोगे कि सर ये पानी की हमें कमी हो क्यों रही है? ऐसा क्या हो गया कि एकदम से हमारी पूरी धरती के लोग जो है पानी की कमी से परेशान हैं? क्योंकि हम भी सर बचपन से सेव वाटर, सेव ड्रिंकिंग वाटर, डू नॉट वेस्ट ड्रिंकिंग वाटर सुनते आ रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि सर हमें पानी बचाने की जरूरत आ जाती है? तो देखिए यही मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। यहां पे लिखा हुआ है कि कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। सबसे पहला कॉज वाटर स्कार्सिटी का मेरे बच्चों ये है कि देयर इज लो रेनफॉल समटाइम्स एंड इवन देयर इज अ वेरिएशन इन रेनफॉल इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश नहीं होती है, क्योंकि हम लोग पानी के लिए या तो ग्लेशियर जब मेल्ट होते तो उनसे निकलने वाली नदियों पे डिपेंडेंट होते हैं या तो बारिश के पानी पे डिपेंडेंट होते हैं। और जब हम लोग बारिश के पानी पे डिपेंडेंट होते हैं और अगर यही बारिश कम हो जाती है तो वाटर स्कार्सिटी को उत्पन्न होती है। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा दुनिया में ऐसे कई इलाके हैं जहां पे बारिश होती है और कई इलाके जहां पे बारिश नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आप और मैं बहुत ज्यादा लकी है कि हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पे अबंडेंस में रेनफॉल होती है। हमारे पास बहुत सारी नदियां हैं जहां से हम ड्रिंकिंग वाटर्स को निकाल सकते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसी भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे उतनी बारिश नहीं होती है, जो अपने पानी के लिए भी किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ अफ्रीका की बहुत सारी कंट्री, यानी कि साहेल रीजन की कंट्री, फॉर एग्जाम्पल गल्फ एरिया की कंट्री जैसे कि सऊदी अरेबिया, ये सब छोड़िए हमारा पड़ोसी मालदीव्स को भी अगर पानी चाहिए रहता है तो बहुत सालों तक भारत ने मालदीव्स को पीने के पानी को मुहैया कराया है। तो लो रेनफॉल या फिर वेरिएशन इन रेनफॉल सबसे ज्यादा बड़ा कारण है वाटर स्कार्सिटी का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन, हम लोगों ने अपने वाटर रिसोर्सेज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है। इनको हम लोग अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, इनको हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जितनी हमें जरूरत नहीं हो रही है हम उससे भी ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। हमारे घरों में बोरवेल लगी होती है, बटन चालू करते हैं, खूब सारा पानी आता है, हम लोग उस पानी को खूब सारा वेस्ट करते हैं, खूब सारी गाड़ियां धो रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण भी हमारे वाटर रिसोर्सेज के ऊपर स्ट्रेन्स पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हाई पॉपुलेशन, जैसा कि आपको पता होगा जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उनकी उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी पानी की। जैसे कि मैं बैंगलोर में रहता हूं और यहां पर सबसे ज्यादा भी मैं देखता हूं, एक चीज नोटिस करता हूं, हर जगह आपको वाटर टैंकर्स देखने को मिलेंगे। इसका रीजन जानते हैं क्या? ओवर पॉपुलेशन। पूरे इंडिया से लोग बैंगलोर में आके बस गए हैं, इतने सारे लोग आके बस गए हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है कि अब इनकी ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट तक फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उनकी उतनी ही ज्यादा डिमांड होगी पानी की। इसके अलावा हमारा पॉइंट है एग्रीकल्चर। आपको तो पता ही है कि एग्रीकल्चर करने के लिए पानी इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन करना पड़ता है ना हमें। तो अगर आपको एग्रीकल्चर भी करना है तो उसके लिए भी आपको पानी चाहिए। इनफैक्ट अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको पीने का पानी तो चाहिए ही चाहिए, उनको साथ ही साथ खाना भी चाहिए। उनको जितना खाना चाहिए रहेगा उतना आपको एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, और जितना आपको एग्रीकल्चर करना पड़ेगा उतना ही ज्यादा आपको इरिगेशन के लिए पानी चाहिए, और जितना ज्यादा इरिगेशन के लिए पानी इस्तेमाल होगा उतना ही ज्यादा हमारे वहां पानी की किल्लत होगी, यानी कि वाटर स्कार्सिटी। इसके अलावा लास्ट पॉइंट ये है पॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास जो है भी वाटर रिजर्वॉयर्स, हमारे जितने भी पानी के सोर्सेस हैं हम उनको भी पॉल्यूट करते जा रहे हैं। जो हमारे पास चीजें हैं हम उनको भी नहीं संभाल के रख पा रहे हैं। हमारी नदियां पॉल्यूटेड है, हमारे तालाब पॉल्यूटेड है। सर कैसी बातें कर रहे हैं, सब कुछ चंगा है हमारे कंट्री में। हमारी कंट्री में तो नदियों को पूजा जाता है, इनको होली स्टेटस दिया हुआ है।
मैंने आपके इस बबल को तोड़ने के लिए मैं चैट जीपीटी पे गया और मैंने चैट जीपीटी पे जाने के बाद एक क्वेश्चन पूछा उससे कि व्हाट इज द टॉप 5 मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स इन द वर्ल्ड। आप जानते हैं मैं इसका जवाब सुन के बहुत चक्का रह गया। दुनिया की 5 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड प्रदूषित नदियों में से शुरुआत की 2 हमारे भारत की है, गंगा नदी और यमुना नदी। ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है और ये कितनी हमारे लिए शर्मसार करने वाली बात है कि एक ऐसा देश जहां पे नदियों को पूजा जाता है, गंगा मां माना जाता है, वहां पे वो दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड नदियों की लिस्ट में टॉप पर है। यमुना के तो ये हाल हो जाते हैं कि विंटर्स के सीजन में यमुना के ऊपर इस तरीके का फ्रॉथ देखने को मिलता है, इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है यमुना नदी। तो हमारे जो वाटर रिजर्वॉयर्स हैं हमने उनको भी पॉल्यूटेड कर रखा है। गंगा नदी के किनारे बहुत सारे बड़े बड़े शहर हैं और अनफॉर्चुनेटली ये जो शहर है ये प्लान करके नहीं बनाए गए थे, जिनके कारण इन सारे शहर का जो सीवेज है, जो इनकी नालियां हैं, वो हम अपनी ये नदियों के ऊपर डायरेक्ट अनट्रीट करके इनको हम छोड़ देते हैं, जिसके कारण ये नदियां हमारी पॉल्यूट हो रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ठीक है सर हमने आपकी बात समझ ली, अब आप ये बताइए कि हमें पानी को पीने के लिए हमें जरूरत है और क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंस है पानी की, हम क्यों पानी को कंजर्व करें, व्हाट इज द नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो भाई साहब सबसे पहली पॉइंट तो ये है कि अगर आप पानी को कंजर्व करेंगे तो इससे आप लोग के हेल्थ हैजार्ड से आप बच जाएंगे। देखिए अगर आपका पानी गंदा होगा तो आप उस गंदे पानी को पी के बीमार हो सकते हैं और कई बार ये बीमारियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि वो जानलेवा साबित हो जाती हैं। अगर पानी, चलिए एक तो ये बात हो गई कि पानी पॉल्यूटेड पानी आपने कंज्यूम कर लिया, लेकिन अगर पानी हो ही ना तो फिर तो आप और मैं प्यास से मर जाएंगे। क्या आपको पता है हर साल हमारे भारत में 15 लाख लोग वाटर बॉर्न डिसीजेस के कारण मर जाते हैं, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से मर जाते हैं। 15 लाख लोग, सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। तो वाटर को, हमारे नदी को, हमारे तालाबों को, हमारे वाटर रिजर्वॉयर्स को सेव करना हमारे लिए इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ हजार्ड्स को ये लोग नहीं तो जन्म देते हैं। इसके अलावा पानी की हमारे लिए रिक्वायरमेंट है फूड सिक्योरिटी के लिए। भाई साहब पानी होगा तो ही खाना होगा, क्योंकि खाने के लिए हमें एग्रीकल्चर करना है और एग्रीकल्चर के लिए हमें पानी चाहिए रहता है फॉर इरिगेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वाटर रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करने के लिए इसलिए भी जरूरत है क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, बहुत सारे लोगों की। भाई साहब दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी फैक्ट्री हो, वो उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पानी का इस्तेमाल होता है। आपको पता है आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं इनफैक्ट उनको बनाने में भी पानी का इस्तेमाल होता है। आप बोलोगे सर झूठ बोल रहे हो यार आप, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम पानी डाल देंगे तो फिर तो वो तो खराब हो जाएंगे। सर जी नहीं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, चाहे वो होम अप्लायंसेस हो, टीवी फ्रिज वगैरह हो, या फिर वो आपका मोबाइल हो, या फिर आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, हर चीज के अंदर एक चिप लगती है जिसे सेमीकंडक्टर चिप कहा जाता है। ये सेमीकंडक्टर चिप जो है ये दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना के पड़ोस में एक देश है जिसका नाम है ताइवान, ये वहां बनती है। आप बोलेंगे कि सर हमारे इंडिया में क्यों नहीं बनती है, इसका रीजन है कि सेमीकंडक्टर चिप को बनाने के लिए बहुत सारा पानी लगता है, इसको बार बार साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, और इतना सारा पानी अभी हम इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप में अगर दे देंगे तो हमारे लोगों को पीने के पानी की दिक्कत हो जाएगी, किसानों को इरिगेशन करने में पानी की किल्लत हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस दुनिया में जितनी भी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पानी उसमें लगता ही लगता है। तो बहुत सारे लोग की लाइवलीहुड यानी कि जीवनी उनके ऊपर डिपेंडेंट है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट मैंने यहां पे बताया गया है टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ अवर नेचुरल इकोसिस्टम। एक सिंपल सा लॉजिक मैं आप लोग को बताता हूं। अगर मान लीजिए कि यहां पर मान लेते हैं एक नदी बह रही है और ये जो नदी है ये पॉल्यूट हो गई है, इसमें बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल गया है। अब इससे क्या होगा, जब ये नदी में बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल जाएगा तो धीमे धीमे करके इसमें जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जितनी भी मछलियां हैं वो मर जाएंगी। जब मछलियां मर जाएंगी तो जो लोग मछली को खाते हैं फूड चेन में वो उनके ऊपर डिपेंडेंट आएगी। तो ऐसे करके धीमे धीमे करके हमारा पूरा इकोसिस्टम इफेक्ट हो जाएगा अगर कोई वाटर रिजर्वॉयर खराब हो जाता है या पॉल्यूट हो जाता है। तो ये बात मुझे आप लोग को बतानी थी इन द टॉपिक ऑफ नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। सर मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? अरे नाम में इसका मतलब पता है, रिवर प्रोजेक्ट जिनको आप मल्टीपर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे रिवर प्रोजेक्ट जो आप मल्टीपर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि सर ये तो नया कॉन्सेप्ट है, ये तो हम अब इतना डेवलप हो गए कि हम नदियों के ऊपर इस तरीके के प्रोजेक्ट बनाएंगे जिनका हम बहुत सारा हमारा इस्तेमाल हो सकता है। जी नहीं, आप यहां पे भी गलत हैं। एक्चुअली ये मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट यानी कि इस तरीके के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स जो वाटर बॉडीज के ऊपर बनाए जाते हैं, जिनसे हम लोग कई सारे काम निकाल सकते हैं, ये आज की देन नहीं, ये कोई इन्वेंशन आज का नहीं है, ये सदियों पुराने से इस्तेमाल हो रहा है। यहां पर मैंने आपके सामने एक 1st सेंचुरी बीसी की फोटो लगा रखी है, 1st सेंचुरी बीसी की फोटो लगा रखी है ना। यानी कि अगर हम बात करें, ये है 0, यहां पे जीसस क्राइस्ट जी का बर्थ हुआ था, है ना, यहां पे जीसस क्राइस्ट जी पैदा हुए थे। इसके बाद का जो टाइम है ये एडी होता है, और इससे पहले का जो टाइम होता है उसे बीसी कहते हैं। अभी अगर हम बात करें तो अभी चल रहा है 2024 एडी, अभी चल रहा है 2024 एडी, यानी कि आज से 2024 साल पहले जाइए तब तो आप पहुंचेंगे 0 पे, और उसके भी आप 1 साल पहले जाइए तब आप आएंगे 1 बीसी के आसपास। तो ये 1 बीसी की बात कर रहा हूं, आज से 2024-25 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस टाइम पर ये फोटो मैंने लगाई है जो कि है श्रृंगावेरापुरा, जो कि इलाहाबाद के पास है। उस टाइम पे उन लोगों ने एक इस तरीके की टंकी टाइप की बना ली थी गंगा नदी के पास में, ताकि जब गंगा नदी में फ्लड आए, जब गंगा नदी में बाढ़ आए, तो गंगा नदी में, जैसे गंगा नदी अभी इतने एरिया में बहती है, इन्होंने यहां पर टंकी बना दी। अब जब गंगा नदी में बाढ़ आएगी तो गंगा नदी का जो रिवर बेड है वो बढ़ जाएगा। गंगा नदी पहले इतने एरिया में बह रही थी, अब वो इतने बड़े एरिया में बहेगी, तो ऑटोमेटिकली जब गंगा नदी इसके ऊपर से बहेगी तो ये जो पूरी टंकी है भर जाएगी। और जब फ्लड चली जाएगी, जब समर सीजन आएगा, जब पानी की किल्लत होगी, तो इसी पानी का इस्तेमाल करके वो लोग यूज करते थे। तो आपने देखा किस तरीके से रिवर प्रोजेक्ट, ये एक तरीके का रिवर प्रोजेक्ट ही तो है, लेकिन कितने साल पुराना। इसके अलावा अगर आप बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, हमारे एक राजा थे, उन्होंने भी ऐसे बहुत सारे डैम्स बनाए, लेक्स बनाए, इरिगेशन सिस्टम बनाए थे। तो यह भी इस बात का सबूत है कि मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट कोई मॉडर्न वर्ल्ड का इन्वेंशन नहीं है, कई सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। एक और एग्जांपल तो मेरे दिल के करीब, आइए वो भी कर लेते हैं। मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूं वो है भोपाल, और हमारे भोपाल का पहले नाम हुआ करता था भोजपाल। क्योंकि जो ये भोजपाल है, ये इसलिए इसका नाम था क्योंकि इसको बनाया था एक राजा ने जिनका नाम था राजा भोज। राजा भोज जो थे वो तोमर डायनेस्टी के थे, तोमर डायनेस्टी के थे। और राजा भोज ने ये सोचा कि मैं एक ऐसा शहर बनाऊंगा जहां पे सब लोग आके रहेंगे। लेकिन राजा भोज को यह बात पता थी कि जब मैं शहर बनाऊंगा और आज नहीं तो कल जब यहां पे बहुत सारे लोग आके रहेंगे तो उनके पीने के पानी की भी मुझे व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए राजा भोज ने एक शहर बनाया जिसका नाम था भोजपाल। लेकिन शहर बनाते से ही राजा भोज ने उस टाइम का दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक बनाया, सिर्फ इसलिए कि जब फ्यूचर में इस सिटी में लोग रहेंगे तो उनकी ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। ये उस टाइम का ही नहीं, आज भी दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल लेक में से एक है। इसे हम लोग बड़ा तालाब कहते हैं भोपाल में, इंग्लिश में अपर लेक या फिर भोपाल लेक भी कहा जाता है। यहां पर आप एक आइकॉनिक फोटो देख सकते हैं जिसमें राजा भोज का ये है महल, जो कि आज की तारीख में अपर लेक के अंदर डूबा हुआ है। उसके ऊपर शान से राजा भोज की एक मूर्ति विराजमान है। हम लोग जब भोपाल में रहते थे तो एक बात वहां पे चलती थी कि भाई इस तालाब के अंदर पता है जैसे राजा भोज का महल डूबा हुआ है ना, वैसे राजा भोज का खजाना भी डूबा हुआ है। और जापान से लोग बुलवा रहे हैं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हम ये खजाना लेकर जाएंगे, इसीलिए हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने मना कर दिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर हमारी भोपाली भाषा में कहें कि ये बतौलेबाजी है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन राजा भोज ने उस टाइम पर दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक बनाया, यानी कि बड़ा तालाब, यानी अपर लेक, यानी कि भोपाल लेक, तीनों एक ही नाम है। तो भोजपाल जो था, धीमे से समय के साथ साथ भोजपाल में से बीच में से जे हट गया और ये भोजपाल बन गया हमारा भोपाल, जो आज की तारीख में मध्य प्रदेश की कैपिटल है। अब बच्चों यहां पर एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप दिल्ली जाएं तो दिल्ली में आपको एक जगह है हौस खास, जहां पे 14th सेंचुरी में इल्तुतमिश ने सीरी फोर्ट के पास भी एक तालाब बनवाया था। अब यार मेरी एक समस्या है,
जब मैं हिस्ट्री पढ़ाने या फिर मैं सोशल स्टडीज पढ़ाने आता हूं ना, तो मैं अक्सर लेवल थोड़ा सा ऊपर ही कर देता हूं। इल्तुतमिश का नाम आया तो मुझे एक चीज आपको बताना ऐसा लगता है मेरा कर्तव्य बनता है। क्या आपको पता है दिल्ली के अंदर एक मॉन्यूमेंट है जिसका नाम है कुतुब मीनार। अगर आपसे कोई पूछे कुतुब मीनार की क्या खासियत है, तो कुतुब मीनार आयरन का बना हुआ है और इतने साल से ओपन एनवायरनमेंट में रहने के बावजूद इसमें रस्टिंग नहीं लगती है। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसे कैसे, लोहे में जंग क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि उस टाइम के लोगों की मेटलर्जी इतनी ज्यादा तेज थी कि उन्होंने प्योर आयरन का वो नहीं बनाया, एलॉय मिला के उन्होंने वो स्ट्रक्चर बनाया है। अब अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछ ले कि सर ये बताइए कि कुतुब मीनार किसने बनाया था, तो आप बोलोगे कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। लेकिन ये बात सच नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नीचे की सिर्फ 2 फ्लोर बनाई थी। पहले कुतुब मीनार में सिर्फ 2 फ्लोर हुआ करती थी जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, बिजली कड़की और वो बिजली उस कुतुब मीनार पे गिर गई, इससे वो कुतुब मीनार डिस्ट्रॉय हो गया जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, जिसकी सिर्फ 2 ही फ्लोर थी। फिर आए पिक्चर में इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ना केवल इस कुतुब मीनार को रीस्टोर किया, साथ ही साथ इस कुतुब मीनार के ऊपर 2 फ्लोर और बना दी। तो कुतुब मीनार को शुरू करा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको रीस्टोर करके उसके ऊपर 2 फ्लोर और बनाई थी इल्तुतमिश ने। तो यहां पर यह बात भी मुझे आप लोगों को बतानी थी। आशा करता हूं यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक रिवर प्रोजेक्ट है, किसी ने तालाब बना दिया, किसी ने कुआं बना दिया। अब तो मॉडर्न वर्ल्ड आ गया है सर, अब हम लोग किस तरीके के रिवर प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं डैम्स का। जैसे ही मैंने डैम्स कहा, आपकी तो आंखें ही चमक गई। आपने कहा सर डैम, हाँ डैम तो सर वो होते हैं जहां पे जब बारिश के मौसम में हम लोग उसका गेट खुलता है तो पिकनिक बनाने जाते हैं, वो गेट से पानी निकलता हुआ देखते हैं और वहां पे हम लोग भुट्टा खाते हैं। आय हाय हाय सर क्या मजा, आपने यादें ताजा करा दी। भाई साहब डैम आपके मनोरंजन के लिए नहीं है। बेसिकली डैम का मेन काम होता है भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी बनाना। अब तुम बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी बनाना, डैम से कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है? आइए वो बता देता हूं। भाई साहब डैम में क्या होता है, ये है आपका एक वाटर रिजर्वॉयर और यहां पे लगे होते हैं गेट। जब ये वाटर रिजर्वॉयर ज्यादा भर जाता है तो इन गेट को खोल के पानी निकाला जाता है ताकि इस डैम के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना लगे। इज दैट क्लियर? अब होता क्या है यहां पे कि यहां पर साइड में एक छोटी सी टनल जैसी होती है और इसमें एक अंदर टरबाइन लगी रहती है। तो ये वाटर रिजर्वॉयर के जब सारे डैम के गेट बंद भी रहते हैं ना, तब भी यहां का थोड़ा थोड़ा पानी इस टनल से होता हुआ यहां पर निकलता है। जब पानी यहां से निकलता है तो टरबाइन घूमती है और जब टरबाइन घूमती है तो फिजिक्स के हिसाब से ये लोग इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों डैम से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इसके अलावा डैम एक तरीका है पानी के फ्लो को रोकने का। आपने पानी का फ्लो रोक लिया, अब आप इस पानी को यहां सप्लाई कर सकते हो। वहां के लोग उसको ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करें, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करें, चाहे किसी चीज के लिए इस्तेमाल करें। तो ये हो गए हमारी डैम की बात। डैम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि मैं आपको बताऊं, हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने डैम को द टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। बोर्ड एग्जाम वालों का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का, कि किसने डैम को द टेंपल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था? और इसका सही जवाब है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो सर ये तो हो गई हमारी डैम की बात। अब मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं कि डैम के लेकिन कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी होते हैं। सर डैम के नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात ये होती है कि डैम जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को खराब कर देता है। क्या होता है ना कि अगर आपने मान लीजिए यहां पे डैम बना दिया, आपने मान लीजिए यहां पे एक डैम बना दिया है, ठीक है ना। अब जब आप डैम बना देते हो, जब आप पानी को रोक लेते हो, पानी के फ्लो को जाने से रोक देते हो, तो पानी ऐसे में बढ़ता है। जब पानी ऐसे में बढ़ेगा तो जो यहां की मिट्टी है वो पानी में डूब जाएगी, ये पानी में डूब जाएगी। और जब ये वहां की मिट्टी पानी में डूब जाएगी तो फिर तो मिट्टी वेस्ट हो गई ना। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरी बात आपको ये बतानी है इंपैक्ट ऑफ एक्वेटिक लाइफ। सर इसका क्या मतलब होता है? बहुत सिंपल बात है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। आप लोगों को पता होगा कि ये ऐसा हमारा प्यारा भारत नीचे से कुछ ऐसा दिखता है। यहां पर एक स्टेट पड़ता है जिसका नाम है ओडिशा। आपको पता है ओडिशा में हर साल में एक बार एक्वाटिक टर्टल्स आते हैं और यहां पर आके, ओडिशा का एक बीच है, मेरे को बीच का नाम याद नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगर आप गूगल करके बता पाओ तो, क्योंकि मुझे मालूम है तुमको भी नहीं पता है। तो यहां पर एक बीच है
वहां पे साल में एक बार टर्टल्स आते हैं और अंडे देते हैं। इसी बीच पर आके अंडे देते हैं, और कहीं जाके अंडे नहीं देते, इसी बीच पर वो लोग अंडे देते हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए कि वैसे तो देखो समुद्र पे डैम वैम बनता नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर एक डैम बना दूं, तो जो यहां पे टर्टल आएंगे, देखो यहां पे मैं टर्टल की कितनी क्यूट फोटो बना रहा हूं, ओए होए होए होए, ड्राइंग आर्टिस्ट तो मैं बहुत कलाकार हूं। तो ये टर्टल आएगा, ये इसने आके देखा कि सर यहां पे तो डैम पे बना दिया है, तो अब वो अंडे कहां देगा? अनफॉर्चुनेटली फिर उसको भाई समुद्र में अंडे देने पड़ेंगे, अंडे बह जाएंगे, या फिर कोई बड़ी मच्छी आके वो अंडे खा जाएगी। तो आपने देखा किस तरीके से एक्वाटिक लाइफ पे भी असर पड़ जाता है अगर आप डैम बना देते हो तो। इसके अलावा डैम के बनने से क्रॉपिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है। सर क्रॉपिंग पैटर्न कैसे चेंज हो जाता है, ये बात आपकी नहीं समझ में आई। सिंपल लॉजिक है, आइए समझें। देखिए मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि यहां पे मान लेते हैं, मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करूंगा, हाँ, तो यहां पे मान लेते हैं एक नदी जा रही है, ठीक है ना, और इस नदी के पास में मेरा यहां पर एक आदमी है जिसका नाम है पप्पू। यहां पे एक आदमी है पप्पू, ये पप्पू का खेत है, ठीक है। अब पप्पू का जो खेत है, क्योंकि वो नदी के पास में है, तो उसको पानी इजीली मिल जाएगा। पानी इजीली मिल जाएगा तो इजीली इरिगेशन कर पाएगा। और जब बहुत सारे पानी हो और आप ऐसे टाइम पे इरिगेशन करना चाहते हो, तो ये जो पप्पू भाई साहब हैं, ये उगाएंगे यहां पे खरीफ क्रॉप्स, क्योंकि खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जिनको बहुत सारा पानी चाहिए। पप्पू के पास पानी है भी, पप्पू बढ़िया ऐसे पानी लेगा और यहां पर जाके अपने एग्रीकल्चर फील्ड में यूज करेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लेते हैं कि यहां पर एक अंकल है जो यहां रहते हैं, जिनका नाम है आरिफ। अब आरिफ का जो खेत है वो नदी से दूर है, तो पानी की कमी है, क्योंकि यहां से यहां तक तो पानी आ नहीं सकता। तो आरिफ भाई साहब क्या करते थे, आरिफ भाई साहब वो क्रॉप उगाते थे जिनको कम पानी चाहिए, इसलिए आरिफ भाई साहब उगाते थे राबी क्रॉप्स। तो लाइफ सेट थी। अब मंडी में राबी क्रॉप्स भी है और खारिफ क्रॉप भी है। खारिफ क्रॉप क्यों है? क्योंकि इनके पास पानी है। राबी क्रॉप क्यों है? क्योंकि इनके पास पानी नहीं था। तो दो लोग दो अलग अलग टाइप की क्रॉप उगा रहे थे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि मैं यहां पर एक डैम बना दूं, मान लेते हैं कि मैंने यहां पर एक डैम बना दिया, ठीक है, यहां पे मैंने एक डैम बना दिया। अब यहां पे पानी स्टोर हो गया है, और पानी को स्टोर करने के बाद अगर मान लीजिए कि मैं पाइप्स की मदद से पानी यहां से लेकर आऊं और मैं आरिफ के खेत तक पहुंचा दूं, तो आरिफ के पास भी पानी आ जाएगा। अब आरिफ भी भाई साहब क्या करेंगे, उन्होंने कहा मैं भी राबी क्रॉप्स नहीं उगाऊंगा, अब मैं भी खारिफ क्रॉप उगाऊंगा। सब खारिफ उगा रहे हैं क्योंकि इनके पास भी पानी आ गया है। तो आपने देखा किस तरीके से क्रॉपिंग पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि मेरे पास ये बॉटल है और मान लेते हैं ट्रांसपेरेंट बॉटल है। इस बॉटल के अंदर पानी है, पानी के अंदर रेत, और मैंने रेत को ऐसे 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 करके घुमा दिया। तो जितनी देर पानी घूमेगा उतनी देर रेत घूमेगी। लेकिन अगर मैं इस बॉटल को ऐसे छोड़ दूं और थोड़ी देर बाद पानी को मैं रेस्ट करने दूं, तो सारी रेत नीचे आके डिपॉजिट हो जाएगी। इसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। उसी तरीके से जब आप डैम बना देते हो और बहते हुए पानी को जब आप रोक देते हो, जब पानी बह रहा था तो अपने साथ धूल, मिट्टी, पत्थर, कंकड़ सब ले जा रहा था। लेकिन जब आपने उसका फ्लो रोक दिया तो वो पानी रुक जाएगा, तो धीमे धीमे करके उसके अंदर जितनी भी चीजें वो आके नीचे जमा हो जाएंगी। इसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। इसलिए आपने देखा होगा जब डैम का गेट पहली बार खुलता है, तो जैसे ही गेट खुलता है तो पानी नहीं निकलता है, पहले बहुत सारी मिट्टी, कंकड़, पत्थर, गंदगी निकलती, क्योंकि वो नीचे जमा हो जाती है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बात यहां पे लिखी हुई है। इसके अलावा बताया गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल। सिंपल लॉजिक है भाई साहब, यहां पर मैंने एक डैम बना दिया और डैम का पानी, जब डैम बना दिया तो उसने पानी के फ्लो को रोक लिया। जब पानी का फ्लो रुक जाएगा तो पानी ऐसे बढ़ने लगेगा, और जब पानी ऐसे बढ़ने लगेगा तो फिर क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहां की मिट्टी जब बह जाएगी तो जो यहां पे ट्राइबल लोग रहते हैं, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं आपके लिए, यहां पे जो ट्राइबल लोग रहते हैं वो ट्राइबल लोगों को यहां से जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके जंगल में, उनके गांव में पानी भर गया है। तो अनफॉर्चुनेटली इनको यहां से निकल के बाहर जाना पड़ेगा। तो यही बात मैंने यहां बताई गई है कि लोकल पीपल का डिस्प्लेसमेंट होता है। ट्राइबल लोग जो उस नदी के किनारे रहते तो उनको वहां से हटना पड़ता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि डैम बनने से इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को भी जन्म मिलता है। नहीं आया समझ में? आओ मैं बता देता हूं भाई, एक सिंपल सी बात है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आप इंडिया का मैप नीचे से देखें तो इंडिया का मैप नीचे से ऐसा है,
यहां पर आपको एक स्टेट देखने को मिलेगा कर्नाटका, यहां पर है केरला, यहां पर है तमिलनाडु और यहां पर है आपका आंध्र प्रदेश। यहां से एक नदी जाती है, यहां से एक नदी जाती है, यूं होती हुई यूं जाती है, कृष्णा गोदावरी बेसिन कहते हैं हम लोग इसको नॉर्मली। अब होता क्या है कि ये जो नदी है ये यहां से यहां जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। अब अगर मान लीजिए कर्नाटका की गवर्नमेंट इसके ऊपर डैम बना दे और इस पानी को रोक ले, तो जो ये नदी कर्नाटका से आंध्र प्रदेश जा रही थी, अगर यहां पे ये डैम बना के इसका पानी रोक लेंगे तो कर्नाटका के लोग ही इस डैम के पानी का इस्तेमाल कर पाएंगे, आंध्र प्रदेश वाले तो पानी का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, उनको पीने की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी बात, डैम किसने बनाया? कर्नाटका ने। बिजली किसको मिलेगी? कर्नाटका को। फायदा किसका होगा? कर्नाटका के लोगों का होगा। तो ऐसे में जब भी हमारे देश में, तो आपको पता ही है कि बहुत सारी इंटरस्टेट रिवर्स है, कई स्टेट से होती हुई निकलती हैं। तो ऐसे में इन नदियों के ऊपर जब डैम बन जाते हैं तो वो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को राइज करते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया है कृष्णा गोदावरी जो है वो एक ऐसा वाटर डिस्प्यूट है जो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के बीच में है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं लोग। आ रही मेरी बात समझ में? इवन कावेरी नदी को इंडिया की सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड रिवर कहा जाता है, क्योंकि उसके बारे में उसके कारण सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। तो ये एक और नेगेटिव इंपैक्ट था मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का। अब जब हम लोग डैम्स की बात कर ही रहे हैं तो आइए कुछ इंडिया के मेजर डैम्स को पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ ये डैम कौन सी नदी पे बना है, या इस नदी पर नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा डैम है। तो मैंने आपके लिए काम आसान कर दिया है और इंडिया के मेजर डैम्स को लिख रखा है। फॉर एग्जाम्पल, चेनाब नदी के ऊपर सलाल प्रोजेक्ट बना हुआ है जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है। सतलज नदी के ऊपर भाखड़ा नांगल डैम है जो कि इंडिया का हाईएस्ट डैम भी है। तो आपसे सीबीएसई ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकती है विच इज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा वो है भाखड़ा नांगल डैम जो कि सतलज नदी के ऊपर बना है। इसके अलावा भागीरथी नदी के ऊपर बना है टेहरी डैम जो कि सबसे ज्यादा इसका एम्बैंकमेंट है। इसके अलावा बात करें तो चंबल नदी के ऊपर है राणा प्रताप सागर डैम। इसके अलावा नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर डैम, और ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये एग्जाम में नहीं पूछता है। इस वाली कृष्णा नदी के ऊपर एक नागार्जुन सागर डैम है, ये पता होना चाहिए। ये तो आपको पता ही रहेगा कि तुंगाभद्रा के ऊपर तुंगाभद्रा डैम है, तो ये तो तुम्हारे लिए इजी ही हो जाता है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि महानदी के ऊपर हीराकुंड डैम है, महानदी के ऊपर हीराकुंड डैम है, इस चीज को याद रखिएगा। और लास्ट में आपको ये बात रखनी है कि दामोदर नदी के ऊपर दामोदर वैली प्रोजेक्ट है। तो यहां पर कुछ नदियों के नाम हैं और यहां पर उनके ऊपर जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट यानी कि जो डैम्स बनाए गए हैं उनके नाम है। आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आ ही गया होगा कि सर हमें आपसे यही प्रॉब्लम है, इतना बड़ा आपने टेबल दे दिया और कहते हो याद करो, याद ही तो नहीं होता, कुछ इसकी ट्रिक बता दीजिए ना। लीजिए, मैंने आपकी बात सुन ली, मैंने इसको बनाने याद करने की एक ट्रिक बना रखी है। लेकिन ये मेरी आपसे गारंटी है कि आप इंटरनेट में कहीं भी छान लीजिए, दुनिया की किसी भी किताब को उठा के ढूंढ लीजिए, आपको ये ट्रिक और कहीं नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ट्रिक मैंने बनाई है, एक्सक्लूसिव है ये, इसके राइट्स मेरे पास है। तो आइए मैं आपके साथ ये ट्रिक शेयर करता हूं। सबसे पहले ये ट्रिक का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का है कि चाचा सेल लगी है इसीलिए सैटरडे को भांगड़ा करेंगे। आहा, फिर से सुनिएगा, चाचा सेल लगी है इसलिए सैटरडे को भांगड़ा करेंगे, फिर भागेंगे टेहरी पर, चंबल वाले राणा प्रताप गए नासा। तो देखिए, इसको आपको दो स्टेटमेंट में याद करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट आपको क्या याद रखना है? चाचा सेल लगी है इसीलिए सैटरडे को भांगड़ा करेंगे, फिर भागेंगे टेहरी पर। तो एक स्टेटमेंट तो हो गया हमारा यहां तक, ठीक है ना। चाचा सेल लगी है इसीलिए सैटरडे को भांगड़ा करेंगे, फिर भागेंगे टेहरी पर। चाचा सेल लगी है इसीलिए सैटरडे को भांगड़ा करेंगे, फिर भागेंगे टेहरी पर। तो इससे क्या होता है, देखिए, चाचा से बनाया CHA, चाचा से बनाया है चेनाब नदी, और चेनाब नदी के ऊपर बना है, सेल से बनाना है आपको सलाल, सलाल। तो यानी कि चेनाब नदी के ऊपर सलाल प्रोजेक्ट है। इसके अलावा सैटरडे के सेट से आपको निकालना है सतलज नदी, और सतलज नदी के ऊपर बना है भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है ना। इसके बाद भागेंगे से मैंने बनाना है भागीरथी रिवर, भागीरथी रिवर, और भागीरथी रिवर के ऊपर बना है टिहरी डैम, टिहरी डैम।
तो आपने देखा कितनी आसानी से 1 2 3 पेयर तो आपने ये याद कर लिए। इसके बाद दूसरी ट्रिक ये है कि चंबल वाले राणा प्रताप गए नासा। चंबल वाले राणा प्रताप गए नासा। इसको कैसे? चंबल नदी के ऊपर बना है राणा प्रताप सागर डैम। चंबल नदी के ऊपर बना है राणा प्रताप सागर डैम और नर्मदा नदी के ऊपर बना है सरदार सरोवर डैम। नर्मदा नदी के ऊपर बना है सरदार सरोवर डैम। तो देखिए मेरी इस ट्रिक से चाचा सेल लगी है, इसलिए सैटरडे को भांगड़ा करेंगे, फिर भागेंगे टेहरी पर और चंबल वाले राणा प्रताप गए नासा। इस ट्रिक से आपने पता है आपने यहां तक का याद कर लिया। मैं आपको बताता हूं, ये देखिए ये वाला हो गया चाचा सेल लगी है, इसीलिए सैटरडे को भांगड़ा करेंगे, फिर भागेंगे टेहरी पर, चंबल वाले राणा प्रताप गए नासा। आधा टेबल आपने याद कर लिया है। उसके बाद क्या है? उसके बाद यह है कि कृष्णा नदी के ऊपर नागार्जुन सागर है। कृष्ण भगवान नागार्जुन, आप ऐसा कुछ कर सकते हो। इसके अलावा आपको पेरियार नदी पे तो पेरियार डैम ही है, तुंगाभद्रा पे तुंगाभद्रा डैम है और बस आपको एक याद रखना है कि महानदी नदी के ऊपर हीराकुंड डैम है। एक याद करना, बाकी तो पूरा टेबल ही याद करा दिया। हूं ना कि मैं स्मार्ट, देखा मैंने तुम्हारा कर दिया ना आसान काम। तो ये आपको डैम की लिस्ट याद रखनी है। इसी लेक्चर के एंड में इंडिया में ये डैम कहां कहां पाए जाते हैं, इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे मैं सिखाऊंगा भी आपको, सीबीएसई में पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने एक डैम के बारे में आप लोग को बताया जिसका नाम था सरदार सरोवर डैम। ये देख सकते हैं आप लोग सरदार सरोवर डैम। अब देखिए सरदार सरोवर डैम की बात आई ही है तो ये बात तो मुझे बताना आपको जरूरी था और ये टॉपिक है अपोजिशन टू मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स। कई बार ये जो बड़े बड़े मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट होते हैं इनको जो लोकल लोग होते हैं इतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ये लोग नहीं चाहते कि मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जो हैं ये बने। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो था, जो एक एनजीओ के लोगों ने करवाया था, जिसमें उन्होंने वहां के ट्राइबल लोगों को, फार्मर्स को, एनवायरमेंटलिस्ट को और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को इकट्ठा करके नर्मदा बचाओ आंदोलन करवाया था। बेसिकली बात क्या है ये समझिए। बात यह है कि नर्मदा नदी जो है, जो मध्य प्रदेश से होती हुई गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह वगैरह निकलती है, ठीक है। अब ये जो नर्मदा नदी है जब ये गुजरात में जाती है तो गुजरात में इसके ऊपर एक डैम बन रहा था जिसका नाम था सरदार सरोवर डैम। जब ये डैम बन जाता तो नदी का फ्लो रुक जाता। नदी का फ्लो जब रुक जाता तो नदी का पानी ऐसे फैलता जिसके कारण आसपास के जंगल में जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उनको वहां से अलग होना पड़ रहा था, रिलोकेट होना पड़ रहा था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में वही ट्राइबल लोग थे जिनको अपने घरों को, अपने जंगलों को, अपने गांव को छोड़ के जाना पड़ रहा था इस डैम के कारण, सरदार सरोवर डैम के कारण, जो नर्मदा नदी में बन रहा था। नर्मदा नदी जब गुजरात में एंटर मारती तब बन रहा था। तो ये बहुत ही आइकॉनिक एक इंडिया में रिवॉल्यूशन हुआ एक तरीके का, आप कह सकते हो, नर्मदा बचाओ आंदोलन। एग्जाम में इसके ऊपर शॉर्ट नोटिस आ सकता है आपके ऊपर, शॉर्ट नोट। अब देखिए अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए इसको मैं शॉर्ट में भी आपको समझा दूं। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है और कहां बना हुआ है? गुजरात में। इससे जो निकलने वाली बिजली है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के स्टेट्स को मिलती है। इज दैट क्लियर? इस बात को आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी जो है जिसके ऊपर सरदार सरोवर डैम बना है उसे मध्य प्रदेश की लाइफलाइन भी कहते हैं। मुझे पता है मेरे लेक्चर ऐसे बहुत सारे यूपीएससी के बच्चे भी देखते हैं, जब क्योंकि आपको पता है यूपीएससी इसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए भी 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। तो मुझे पता है कि तुम भी यहां बैठे हुए हो, तुम भी मेरा वीडियो देख रहे हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यूपीएससी, स्टेट पीएससी से एग्जाम में कुछ पूछ ले जाते हैं कि विच रिवर इज नोन एज लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश, और इसका सही आंसर है नर्मदा रिवर। इज दैट क्लियर? तो चलिए यहां पे मैंने आप लोग को सरदार सरोवर डैम के बारे में बता दिया। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बच जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? जब बारिश होती है तो जो बारिश का पानी है वो दुनिया के सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर में से एक है। इसको आप पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, एग्रीकल्चर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर डोमेस्टिक यूज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब बच्चों बारिश होती है और आप बारिश के पानी को छत पे, जो आपकी छत है, छत की जो नाली, आप उसको पैक कर देते हो और छत पे सारा पानी स्टोर कर लेते हो और फिर एक पाइप की मदद से उस पानी को आप नीचे अंडरग्राउंड टैंकर्स में आप जमा कर लेते हो, तो इसे कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये हमारे इंडिया में अलग अलग कोने में अलग अलग नाम से प्रैक्टिस करी जाती है। यहां पे मैंने आपके सामने एक टेबल बना रखा है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद रखना आपका काम है। सबसे पहले गुल्स और कुल्स, ये एक ही नाम है, कुछ कुछ लोग गुल्स कहते हैं, कुछ कुछ लोग कुल्स कहते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न हिमालयाज में। और यहां पर आप देख सकते हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इन लोगों ने क्या कर रखा है कि जो नदियां हैं उनमें बहुत सारे डाइवर्जेंट चैनल्स बना रखे हैं, यानी कि अगर ऐसे नदी जा रही है तो धीमे धीमे छोटे छोटे चैनल्स कैनल्स खोल खोल के इस नदी के पानी को ये लोग डाइवर्ट करके इस तरफ ले आते हैं। तो ये हो गया गुल या फिर कुल। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट मुझे बताना है आपको, खादिन और जोहाद। इसमें से जो खादिन है बच्चों वो जैसलमेर में देखा जाता है, और जो जोहाद है बच्चों वो राजस्थान के बाकी पार्ट्स में देखा जाता है। ये क्या है बेसिकली, यहां पर क्या होता है कि जो आपको पता है राजस्थान में है ना बारिश कम होती है, इसके कारण जो वहां की मिट्टी है धीमे धीमे करके बहुत ज्यादा एरिड होती जा रही है, बंजर होती जा रही है। तो वहां के लोग क्या करते हैं कि जो उनका खेत है उसमें वो लोग कुछ उगाते नहीं है और बारिश के पानी को उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी क्या होता है, मेरा एक खेत है उसपे है ना वो मिट्टी एकदम सूखी हुई है, बड़े बड़े क्रैक्स आए हुए हैं, तो जब बारिश होगी तो सबसे पहले तो क्या होगा, पानी उन क्रैक्स से रिस के नीचे जाएगा। इससे क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ेगा। धीमे धीमे करके फिर क्या होगा कि पानी नीचे जाना बंद हो जाएगा और ऊपर ही वो खेत के ऊपर भर जाएगा। और फिर जब बारिश चली जाएगी समर सीजन में मैं उसी पानी का इस्तेमाल करूंगा। इसे कहा जाता है खादिन और जोहाद। इसके अलावा आपको इनंडेशन चैनल्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे बंगाल में, ठीक है। इसके अलावा बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में आप लोग को समझना पड़ेगा। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में करा जाता है, और नॉर्थ ईस्ट में भी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट जो यहां पे किया जाता है वो है मेघालय। इसमें क्या होता है आपको पता होगा, बैम्बू लंबे लंबे होते हैं और अंदर से हॉलो होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो इनके खेत होते हैं, मान लीजिए ये खेत है, तो ये लोग बैम्बू की मदद से मान लेते हैं कि ऊपर पहाड़ों पर कोई पानी की कोई वो जा रही है, कैनल जा रही है, कहीं वाटर स्ट्रीम जा रही है, तो बैम्बू की मदद से वो पानी को लेकर आते हैं और अपने खेत में लेकर आते हैं और बूंद 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 करके ये खेत में जाता है। क्योंकि बूंद बूंद जाता है इसलिए इसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, और क्योंकि बैम्बू का इस्तेमाल होता है इसलिए बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। इंडिया के कौन से पार्ट में प्रैक्टिस किया जाता है, मेघालय, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा लास्ट बात आपको समझना है, टंकास। टंकास पता नहीं क्यों स्कूल वाले इतना डिफिकल्ट करके बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों की नींदें उड़ी हुई है टंकास से। मैं बताऊंगा कुछ नहीं है। हमारे नॉर्थ इंडिया में हम पानी की टंकी कहते हैं, टंकी, वो टंकी ही टंका है। आपके घरों में नीचे एक टंकी होती है, जो गवर्नमेंट का पानी की सप्लाई होती है, वो पानी नीचे उस टंकी में स्टोर होता है, फिर आप मोटर लगा के उस पानी को ऊपर वाली टंकी में डालते हो, फिर ऊपर वाली टंकी से वो पानी हमारे नलों में आता है। सिंपल सी बात है यार, अगर मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूं, नीचे टंकी है, तो मुझे बताइए ग्रेविटी नाम की भी तो कोई चीज होती है, मैं ऊपर नल खोलूंगा तो पानी ऊपर कैसे आएगा। तो इसलिए एक टंकी नीचे होती है और एक टंकी छत पे होती है। पहले नीचे वाली टंकी में हम लोग पानी स्टोर कर लेते हैं और फिर मोटर ऑन करके पानी हम ऊपर वाली टंकी में डाल देते हैं, ताकि क्या होगा कि अब मैं जब नल खोलूंगा तो ग्रेविटी के कारण ऑटोमेटिकली ये पानी मेरे नलों में, मेरे टैप्स में आने लगेगा। तो ऐसे जो हम टंकी बनाते हैं हमारे घरों में, कई बार आंगन में होती है, कई बार पार्किंग में होती है, ये टंकी राजस्थान में होती है। और ये जो टंकियां होती हैं ये लोग क्या करते हैं कि इन टंकियों में पानी स्टोर कर लेते हैं। कई बार ये घरों जितनी बड़ी बड़ी अंडरग्राउंड टंकियां होती हैं और इसमें पानी स्टोर होता है। सीबीएसई यहां से एक क्वेश्चन और ये पूछ लेती है कि बताइए साउथ इंडिया में टंकास प्रैक्टिस क्यों नहीं होता है। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि साउथ इंडिया में पेरेनियल रिवर्स होती हैं, यानी वो रिवर्स होती है जिनमें पूरे साल पानी रहता है। राजस्थान में सीजनल रिवर्स होती हैं, जिसमें रेनी सीजन में तो पानी है, समर्स में पानी नहीं होता है। तो जब रेनी सीजन में उसमें पानी होता है तो ये लोग क्या करते हैं, टंकियों में स्टोर कर लेते हैं ताकि समर में उसका इस्तेमाल करें। साउथ इंडिया में उनको स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पेरेनियल रिवर्स होने के कारण पूरे साल उन नदियों में पानी होता है, तो उनको पानी स्टोर करने की क्या जरूरत, तो वो लोग टंकास बनाते ही नहीं है। याद रहेगा ना आप लोग को। तो ये वाली बात आप लोग को यहां पे समझनी थी। अब देखिए मैं आप लोग को एक बात और बता दूं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो आपके नॉर्थ ईस्ट में और कर्नाटका में बहुत, कर्नाटका और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिवली होती है। आपको पता है, मैं एक चीज बताता हूं, नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह हैं जैसे कि शिलोंग, मेघालय, चेरापूंजी और मौसिनराम।
ये वो जगह है जहां बहुत बारिश होती है। इवन मौसिनराम इज द वेटेस्ट प्लेस ऑन दिस अर्थ। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश हमारे भारत के स्टेट मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है मौसिनराम, वहां होती है। पहले यह टाइटल चेरापूंजी के पास था, दोनों आसपास ही हैं, लेकिन अब यह टाइटल मौसिनराम के पास आ गया। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इस बात का अंदाजा कितनी बारिश होती है मैं आपको बता दूं कि मौसिनराम में साल में करीब करीब 12,000 मिलीमीटर बारिश हो जाती है। और मैं जहां भोपाल में रहता हूं वहां पे 1300 मिलीमीटर, यहां पे mm लिखना था, 1300 मिलीमीटर बारिश होती है। इमेजिन कर सकते हो 1300 और 12,000 कितना डिफरेंस है। साल का कोई ऐसा दिन नहीं होता है, दिन का कोई ऐसा समय नहीं होता जब वहां बारिश ना होती हो। यहां पर मैंने आपके सामने एक मौसिनराम की फोटो भी लगा रखी है। इतनी बारिश होती है। लेकिन क्या आपको पता है इतनी बारिश होने के बावजूद, मेघालय में इतनी बारिश होने के बावजूद, मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग, वहां पे पानी की कमी, किल्लत है। इसका रीजन है कि यहां पर पहाड़ है और जो भी बारिश होती है वो पानी पूरा है ना बह के निकल जाता है, नीचे चला जाता है। इसीलिए वहां के जो लोग होते हैं वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। यहां पर मैं आपके सामने एक डेटा शेयर करना चाहता हूं कि मेघालय के नॉर्थ ईस्ट के लगभग 15 से 25% लोग जो होते हैं वो लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रैक्टिस करते हैं। पानी की किल्लत है क्योंकि वहां पे, तो खुद ही अपने लेवल पे ही पानी को स्टोर करते हैं। दूसरी बात अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछेगा ठीक है सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छा है, बताओ इसके क्या एडवांटेजेस है। अरे इतना पढ़ाने के बाद अगर तुम्हें एडवांटेजेस भी बताने पड़े तो मैं तुम्हारा क्या ही करूं। अरे बहुत एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली बात, इस पानी का तुम इस्तेमाल कर सकते हो पीने के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए। और दूसरी बात कि ये जो पानी होता है अगर तुमने इसको बेसमेंट में स्टोर कर लिया तो जो नीचे से ये अगर पानी स्टोर रहेगा तो ये नीचे से कूलिंग इफेक्ट भी देता है। इनफैक्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तमिलनाडु इंडिया का पहला स्टेट बना था जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी कर दी, कंपलसरी कर दी। तमिलनाडु के हर स्टेट, हर घर के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना जरूरी है। और अगर आपने नहीं लगाया तो आपके ऊपर फाइन हो सकता है और उसके बाद भी नहीं लगाया तो जेल भी हो सकती है। तो तमिलनाडु इंडिया का पहला स्टेट है जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी किया। बहुत अच्छी बात है, बाकी लोग को भी करना चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। मैंने 1 घंटे के अंदर ज्योग्राफी का वाटर रिसोर्सेज चैप्टर पूरा आपका समाप्त करा दिया। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आया तो काइंडली कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और हमारे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। ठीक है बच्चों, अब यहां पर मैं 2 मिनट आपका लेके एक बात आपको और बताना चाहता हूं। आपके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं और उसके बाद आपके बोर्ड्स भी आने वाले हैं। अगर अभी भी आपने तैयारी नहीं करी और अगर आपको टेंशन हो रही है तो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही खास चीज लेकर आया है और यह है हमारा निश्चय बैच। अनअकैडमी का जो निश्चय बैच है, इस बैच के अंदर आपको ये जो निश्चय बैच है ये बच्चों 2 दिसंबर से ऑन एयर हो रहा है। 2 दिसंबर को हम ये बैच चालू कर रहे हैं। 40 दिन आपका ये बैच चलेगा और इन 40 दिन के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश और सोशल स्टडीज, ये 6 सब्जेक्ट की पूरे साल की तैयारी मैं और मेरी टीम आपकी कराएंगे। ना केवल आपका पूरा साल का हम आपका सिलेबस कराएंगे, साथ ही साथ वीकली टेस्ट, 1-on-1 मेंटरशिप सेशन और सैंपल पेपर जैसी चीजें भी होंगी। ये सब कुछ आपको अनअकैडमी की ऐप पे मिलेगा। बैच का नाम है निश्चय बैच। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक भी मौजूद है बच्चों। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो जाइए उस लिंक पर टैप करिए। लेकिन जो प्राइसेस दिए उस प्राइसेस को आप पे मत करिएगा, लेकिन आपके लिए मैं एक खास तोहफा लेकर आया। अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं SID11 तो आपके प्राइसेस 50% ऑफ हो जाएंगे और ये बैच आपको लगभग 1000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। 1000 रुपए में पूरे साल का सिलेबस, 6 सब्जेक्ट का सिलेबस, सैंपल पेपर और साथ ही साथ वीकली टेस्ट भी 1000 रुपए में। तो याद रखिए, आप अगर इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को टैप करिए, कोड इस्तेमाल करिए SID11 और 50% ऑफ का फायदा उठाइए। तो चलो बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, लेट्स क्रैक इट।